नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मेंस 2023 में जनरल स्टडीज 3 में फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा गया पिछले साल के एग्जाम के अंदर। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इस सवाल को मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन उसके अलावा मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूं कि जब आप आंसर लिखते हैं, आंसर लिखने की प्रोसेस में जाते हैं, तो कई लोग आप में से ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं अपने आंसर को बेहतर कैसे बनाऊं, उसमें वैल्यू एडिशन किस तरीके से करूं, कैसे उसे यूनिक बनाऊं, डिफरेंट बनाऊं, हाउ टू स्कोर और गेट एन एज अबव माय कॉम्पिटिटर्स। इस प्रकार की फीलिंग बहुत सारे लोगों में आती है और बहुत सारे सवाल भी मुझसे इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है दिमाग में रखिएगा, उसके ऊपर आएंगे अभी। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जब भी आंसर राइटिंग करते हो उसमें स्टेजेस का फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एकदम से, ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कराना। ये जोक में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ये सही नहीं है। इसीलिए आप एकदम से फर्स्ट डे ऑफ राइटिंग में या कम प्रैक्टिस के साथ आंसर की वैल्यू या आंसर की शोभा बढ़ाने से बेहतर एक हाफ डिसेंट आंसर लिखने की तरफ कदम बढ़ाएं। इसका रीजन यह है कि लोग वेट करते रहते हैं कि कब मेरे पेन से वो ब्रिलियंट या मैजिकल 150 शब्द लिख लेंगे जो एग्जामिनर की आंखों को चकाचौंध कर देंगे और उनमें से लेजर की तरह निकलने लग जाएंगे। आजकल आते हैं ना मीम्स वगैरह में। तो ऐसा नहीं होगा जब तक आप कंटेंट पे काम नहीं करोगे और सब्सटैंशिएटिंग एलिमेंट्स पे नहीं काम करोगे। व्हाट डू आई मीन बाय सब्सटैंशिएटिंग एलिमेंट्स ओवर हियर? देखिए, पहले ही जब आप आंसर्स लिखते हो तो आपके आंसर्स में वैल्यू एडिशन की खोज नहीं बल्कि सब्सटैंशिएटिंग एलिमेंट्स होने चाहिए। कंटेंट यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में रेलेवेंट जानकारी आपने जो किताबों में पढ़ा है, नोट्स में पढ़ा है, आपके पास कम से कम 50, 70, 80 वर्ड्स हैं, उनको घुमा फिरा के 150 शब्द बनाया जा सकता है। दूसरा, क्या आप अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट कर सकते हो या नहीं। जनरली लोग एक लिस्ट ऑफ चीजें दे देते हैं कि भाई अपने आंसर में ये डाल दो और आपका आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन उसे प्लेस कहां पे करना है, उनका यूज कहां हो सकता है, स्पेसिफिक जगहें हैं जहां पे आप डायग्राम बनाओगे, स्पेसिफिक जगह है जहां पे आप फ्लो चार्ट बनाओगे, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कब करना है, ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ना तो कोई डेडिकेटेड उस तरीके से आपकी तैयारी करवा रहा है और ना ही आपके लिए यूनिकनेस खत्म करना चाहता है वो। लेकिन मैं आज कुछ चीजें डिस्कस करूंगा जिससे आप एक्चुअल में जो फेस करते हैं प्रॉब्लम आंसर लिखते वक्त, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके। देखिए, जो आपको कहा जाता है कि अपने आंसर्स में डेटा ऐड कीजिए, अपने आंसर्स में कोई रिपोर्ट, रैंकिंग या इंडेक्स की फाइंडिंग या भारत की रैंकिंग उसको ऐड कर दीजिए, करंट अफेयर्स की एग्जाम्पल ऐड कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स ऐड कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐड कीजिए या कमिटी की रिकमेंडेशंस ऐड कीजिए। ये वैल्यू एडिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। दीज आर नॉट टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर और टू मेक देम मोर प्रेजेंटेबल। दीज आर एलिमेंट्स दैट सब्सटैंशिएट योर पॉइंट्स। आप जो भी पॉइंट रखते हो, जैसे मान लो आप पावर्टी के बारे में पॉइंट रखते हो कि इंडिया ने पावर्टी बहुत कम कर दी है, लेकिन अगर आप मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को नहीं कोट करते हो तो आपका आंसर सब्सटैंशिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि 11 लोग वही लिख रहे हैं। ठीक है, 11 पीपल सिटिंग इन 11 रूम हॉल जहां पे मेंस लिखा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर्टी के बारे में लिखो कि इंडिया में क्या ऑब्जर्वेशन है, तो सब लिख देंगे कि रिड्यूस हुई है। अब उन 11 में से 6 या 5 ये लिखेंगे कि यूएनडीपी के मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की फाइंडिंग है कि पिछले 15 सालों में इंडिया ने 20% या कुछ परसेंटेज पावर्टी रिड्यूस की है। ठीक है, सो पहले तो 5-6 वहीं पे जो है आंसर डिफरेंशिएट हो गए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सब्सटैंशिएटिंग एलिमेंट्स आर नॉट वैल्यू एडिशन। ये आभूषण नहीं है, ये ऑर्नामेंटेशन ऑफ आंसर नहीं है, ये प्रेजेंटेशन नहीं है, ये आपके आंसर का मूल सिद्धांत रूप से एक पॉइंट होना चाहिए। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? मान लीजिए आप कोई डेटा कलेक्ट पढ़ते हो, जैसे इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल्स का, इन्फ्लेशन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ह्यूमन डेवलपमेंट का, हेल्थ का। तो ये जब डेटा आप पढ़ते हो, इसे एक्टिवली इस्तेमाल करो आंसर्स में, ये इंश्योर करना है। ठीक है, और ये चेक करो कि पिछले हफ्ते में मैंने जो डेटा पढ़ा था, क्या मैं उसे आंसर्स में यूज कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। समथिंग दैट ओनली यू कैन डू, नो वन एल्स विल डू फॉर यू। सेकेंड स्टेज, जब आप इस स्टेज से गुजर जाओगे, जब इस स्टेज में आप थोड़ा बहुत
एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे, तब आप अपने आंसर्स के अंदर वैल्यू एडिशन के एलिमेंट्स ऐड करने की तरफ बढ़ोगे। यानी अगर आपके आंसर में ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद देन थिंक अबाउट कि मैं और प्रेजेंटेबल आंसर्स को कैसे बना सकता हूं। This is second stage is for those who have done considerable amount of answer writing, who know that some places we have to integrate these couple of things. But जो next level है, जो next level of understanding है, वो ये है कि कहां पे मैं फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करूं, कहां पे मैं मैप का इस्तेमाल करूं। तो वैल्यू एडिशन और प्रेजेंटेशन के लिए कोट्स, फ्लो चार्ट्स, maps, diagrams. So I hope you understand these are different from substantiating elements. Substantiating elements is a necessary part of your answer. Your answer is incomplete. But quotes, flowcharts, maps, diagrams embellish your answer and make them stand out. And this is the second stage of answer writing. You will not reach there in one day. आप एक ही दिन में नहीं पहुंचोगे। तो फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स और केस स्टडीज, छोटे से बॉक्स में साइड में केस स्टडी ऑफ व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल एंड केस स्टडी। एग्जाम्पल्स जनरली मैक्रो लेवल पे होती है, ठीक है, स्मॉल लेवल पे नहीं होती है, या छोटे लेवल जैसे कि विलेज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होती है। लेकिन केस स्टडीज जो होती हैं वो स्पेसिफिकली छोटे लेवल पे होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात कर रही होती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एम्बेलिशमेंट्स टू द आंसर। कमिंग टू दिस क्वेश्चन अगेन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डेवलप एन आंसर फॉर दिस, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी है तो आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स पता है। So if you are in stage 1 of answer writing, what you can easily do is write down what were the objectives of answer writing कह रहा हूं, land reforms. Land reforms का objective क्या था कि जो excessive concentration of land resources है उनको redistribute करना, बट उससे भी पहले abolition of intermediaries. तो इसमें आप एक सिंपली टेबल बना के भी लिख सकते हो कि abolition of intermediaries, उसके लिए मेजर क्या लिया गया, abolition of zamindari system, laws that removed the zamindari system. Second was land sealing. Land sealing मतलब individual land holding के ऊपर limits, उसके लिए क्या किया गया, land sealing laws in state level. ठीक है, you can also write constitutional amendments because these land sealing laws were changed, so constitutional amendments were made. GS3 है तो क्या हुआ, किसने बोला कि संविधान GS2 में यूज करना है, यहां पे भी यूज कर सकते हो। थर्ड मेजर वाज टेनेंसी रिफॉर्म्स। थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंसी रिफॉर्म का मतलब है कि जो लोग 5 साल 10 साल से एक पर्टिकुलर एरिया को कल्टीवेट कर रहे हैं उनको लैंड टाइटल्स दिए जाए, ठीक है। सॉरी, इससे भी पहले था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीलिंग लैंड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लैंड सीलिंग लगा ली कि 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, उससे एडिशनल जितनी जमीन थी जमींदारों के पास वो रीडिस्ट्रीब्यूट करना। चौथा था ये। पांचवा था कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, है ना। कोशिश थी कि लैंड को पूल किया जाए, कोलैबोरेट किया जाए, कोऑपरेट किया जाए। अब इसमें कुछ ही स्टेप्स सक्सेसफुल हुए और कुछ ही एरियाज में सक्सेसफुल हुए, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। अब क्वेश्चन की डिमांड यही खत्म हो जाती है जहां आपका टेबल है, तो इसलिए टेबल बना के आगे बढ़ सकते हो। इसी पर्टिकुलर को टेबल की जगह आप फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स और ऐसे एरो बना दिए। रीजन, 2 रीजंस। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 ही पेज मिलेंगे, तो आप डिटेल में वैसे भी नहीं लिखने वाले हो। सेकंड रीजन इज कि उसने स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स बोला है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स नहीं बोला है। व्हेन यू हैव टू स्टेट समथिंग यू कैन गिव जस्ट सिंगल 1 line स्टेटमेंट्स। Understood? Now, second part of the question is discuss how land sealing policy on land holding can be considered as effective reform under economic criteria. Now, this is that part of the question where you are left with just 1 page. In that you have to write conclusion, और उसी पेज के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा चीज लिखनी है जो स्टेज 2 पे आके जो ये चीज है ना ये यूज कर सकते हो आप।
सो लैंड सीलिंग पॉलिसी कैसे इफेक्टिव हो सकती है? सिंपल 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। एक तो इनइक्वालिटी रिमूव कर देगी, दूसरा जो एक्चुअल ऑक्यूपेंट्स हैं उनको अधिकार देगी, तीसरा एफिशिएंसी बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल ऑक्यूपेंट्स हैं, जो एक्चुअली वहां पे खेती कर रहे हैं, उनको ज्यादा इंसेंटिव है कि वो वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। तो एफिशिएंसी नहीं, सॉरी, प्रोडक्टिविटी कह रहा था मैं, इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी। बट दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ यू विल मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन। But because this is a question which almost 80% of the aspirants will know the points about, you have to just create a separating or differentiating factor. Because it's a 10 marker, you don't have space. आपके पास space भी नहीं है, तो क्या ऑप्शन है आपके पास? इसमें एंड में आप फ्लो चार्ट में बताओगे कि what other measures need to be taken apart from just land sealing policy. सिर्फ लैंड सीलिंग पॉलिसी ही नहीं, आपको अब लैंड रिफॉर्म की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। 1950s, 60s, 70s में लैंड रिफॉर्म की जो परिभाषा थी, आज के समय में वो दो तरीकों से बदल रही है। नंबर 1 इज डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड हैंडलिंग लैंड टाइटल्स। ये आपको नजर आएगा किस स्कीम में? कमेंट्स में बताओ कौन सी स्कीम में ये नजर आएगा, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड टाइटल्स और लैंड रिकॉर्ड्स। एक स्कीम लॉन्च हुई थी 2021 में, एस से उसका नाम था, लिखो कमेंट में मुझे बताओ। और दूसरा आपका रीजन है कि सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाना है, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है, सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनाना है। इफ दीज टू एलिमेंट्स आर देयर इन योर आंसर इन द वे फॉरवर्ड, देन योर आंसर विल स्टैंड आउट। बिकॉज आपने पूरा का पूरा जो लैंड रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव है, आज के समय में 21st सेंचुरी में इट हैज चेंज्ड। अगर ये पर्सपेक्टिव आप ऐड कर पाते हो इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट इटसेल्फ, ऐसे बना दो और ऐसे ऐसे आरोज दिखा दो, दैट इज ओके, एंड दैट इज वेयर यू ऐड दिस एम्बेलिशमेंट। I will discuss 2 more questions, but before that, let me come to the point which I want to discuss as well, is that we have, particularly for those students who want to test and who want to understand that 3 hours में 20 क्वेश्चन हाई क्वालिटी क्वेश्चंस लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते, उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं नहीं कर पाते, है ना, उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों उनके कंप्लीट हो रहे हैं, सब्सटेंशिएटिंग एलिमेंट भी है उनके आंसर में और उनके आंसर में प्रेजेंटेशन एनहेंसर्स भी हैं। अगर ये 2 चीजें हैं, उसको टेस्ट करना है, तो 12 टेस्ट की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट सीरीज है, यूज कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज का एक खास फायदा यह है कि हर 2 हफ्ते बाद या हर 2 टेस्ट के बाद आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस मैं करूंगा और मैं आपकी आंसर शीट्स में जो इवैल्यूएशन हुआ है उस इवैल्यूएशन को डिस्कस करूंगा आपसे, और आपको जहां पे तकलीफ है, इश्यूज है, दिक्कत है, वो भी पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे 1-on-1 सेशंस के दौरान, और इससे हर फोर्टनाइटली आपका स्कोर इंप्रूव करवाने के लिए मैं एफर्ट करूंगा। दूसरा, जो लोग स्टेज 1 पे आना चाहते हैं, द वंस हु वांट टू डिस्कस एंड रीच अ लेवल कि हम अपने आंसर्स को स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के थ्रू ले जाएं, तो उनके लिए 50 डेज इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम 22 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है। जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं इसमें। और इसमें हर रोज क्या होगा, 2 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, फैकल्टी आपके सामने बैठेगी, आप उनके सामने वो आंसर्स अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद वो आपसे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट डिस्कशन यू कैन अगेन राइट द आंसर, इंक्लूड द इनपुट्स ऑफ द फैकल्टी, राइट द आंसर, गेट इट इवैल्यूएटेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनको आंसर राइटिंग के बेसिक ब्लॉक्स समझने हैं 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। अब मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहता था कि सर, हम मैप्स या फ्लो चार्ट को कहां पे रखें अपने आंसर में? शुड वी स्टार्ट विद देम? कैन वी एंड विद अ फ्लो चार्ट? एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज क्वेश्चंस आई फेस। देखिए, इस क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं। हाउ वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रेडेसेसर्स एज वेल एज सक्सेसर मूवमेंट्स? जो भी स्टैटिक सवाल होते हैं उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इनोवेट कर सको, बट दैट विल कम ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 ये खिलाफत एजिटेशन के बाद स्टार्ट हुआ। ये अपने पहले वाले मूवमेंट से डिफरेंट कैसे था और आगे वाले मूवमेंट से डिफरेंट कैसे है? अब इसके पहले किस प्रकार के मूवमेंट देखे गए? एक तो पीजेंट रेबेलियन और ट्राइबल मूवमेंट्स देखे गए, जो कि लोकल इन नेचर थे, ज्यादा मासेस को इन्वॉल्व नहीं करते थे।
दूसरा टाइप का मूवमेंट स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट देखा गया। स्वदेशी बॉयकॉट टू अ लार्ज एक्सटेंट इट वाज हैविंग मेंबरशिप, बट उसमें भी लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन्स थे और उसमें लीडरशिप अगेन एलीट थी। You have to compare with the previous movement and then you have to compare with civil disobedience movement and quit India movement, उसके साथ कंपैरिजन करना है। अब मेरा सवाल यहाँ पे आंसर डिस्कस करना नहीं है, मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप 150 शब्द का आंसर लिख रहे हो, अगेन 10 मार्क्स का आंसर है, इसमें आपका कंटेंट ज्यादा हो सकता है लेकिन जगह कम। अब आप महात्मा गांधी की कोटेशन से स्टार्ट करोगे अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल in any movement. Second, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रेडिसेसर से कैसा था, सक्सेसर से कैसा था, ये 2 पॉइंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप वैल्यू एडिशन, जो आप प्रेजेंटेशन की बात करते हो, वो वैल्यू एडिशन आप ऐड करोगे कि चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत यूनिक था, बहुत बढ़िया था, क्योंकि पहले 2 पार्ट में तो यही बताओगे ना कि हाउ इट वाज डिफरेंट, लेकिन उसके कुछ डिसफंक्शनल एस्पेक्ट भी देखे गए। डिसफंक्शनल मतलब कि जो वो अचीव करने चला था उससे हटके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखे गए। नंबर 1 कि मुस्लिम्स पूरी तरीके से इसके बाद एलियनेट होने शुरू हो गए। दूसरा, कम्युनल क्लैशेस देखे गए, मापिला रेबेलियन इसके साथ एसोसिएट था, वहां पे जो स्पीचेस दी गई खिलाफत के फेवर में, लेकिन वहां पे कम्युनल सिचुएशन अराइज हो गई। शिज्म इन कांग्रेस, कांग्रेस में ब्रेक हो गया, रिफॉर्म में वो आपके जो चेंज, नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स वाला, ठीक है, कुड नॉट अचीव इमीडिएट इंपैक्ट। इमीडिएट इंपैक्ट इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था नॉन कॉपरेशन का, स्वराज अचीव हुआ, नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताओगे तो आपका जो ऑल्टरनेटिव या कॉन्ट्रेरियन पर्सपेक्टिव है वो नजर आएगा। दिस मे नॉट बी द रिक्वायरमेंट और द कोर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, बट वंस यू आर डन विद द कोर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कंक्लूड द आंसर, जस्ट ड्रॉप इन अ स्मॉल फ्लो चार्ट। दिस इज वैल्यू एडिशन, दिस इज नॉट सब्सटैंशिएशन ऑफ योर आंसर। ये स्टेज तब आएगी जब आप बेसिक आंसर दे पा रहे हो, ठीक है। अनदर एग्जाम, नाउ वन प्लेस वेयर फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कंटेंट, दिस वाज वेयर फ्लो चार्ट इज नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट, इट्स अ एडिशनल थिंग। वन प्लेस वेयर यू हैव टू यूज फ्लो चार्ट्स एज सब्स्टिट्यूट ऑफ कंटेंट इज दिस क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज का है, मैं उसका एक ग्लिम्स आपको दिखा रहा हूं। सेकेंडली, एक बार पोजीशनिंग की भी बात कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैप कहां पे बनाना है, ठीक है। सो द क्वेश्चन दैट वाज देयर इन द टेस्ट सीरीज इज द प्रेजेंट इशू ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कैन बी ट्रेस्ड टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स रूटेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब 20वीं शताब्दी के पहले हाफ में 1910, 20, 30 में कुछ ऐसे घटनाएं घटी जिसकी वजह से अभी वाला इजराइल पैलेस्टीन का इशू है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल। अब मैं अगर कहानी बताने लगूं इसमें तो मुझे पेजेस और शब्द बहुत लग जाएंगे, इसीलिए यहां पे आप टाइमलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। दिस टाइमलाइन इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस टाइमलाइन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर, वेयर यू से कि हम वर्ल्ड वॉर से शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 में इस प्रकार का इंपैक्ट देखा गया जब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पैलेस्टीन ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। 1916 में वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस और इंग्लैंड ने आपस में एग्रीमेंट किया कि जब ऑटोमन टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीन हमारे कब्जे में आएगी तो हम उसको बांट देंगे आपस में एक दूसरे के साथ। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज्यूज को यह कहा कि आपका नेशनल होम बसाया जा सकता है इजराइल में, और जूइश इमिग्रेशन यहां से शुरू होती है। 1920 से लेके 1948 तक जूइश इमिग्रेशन होती है, जिसको होलोकॉस्ट, जो कि जर्मनी और जर्मन रूल्ड एरियाज ऑफ यूरोप के अंदर नाजी जर्मनी की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से एक्सेलरेट होती है। और 1947 में फाइनली यूएन का पार्टीशन प्लान आता है जो 2 स्टेट्स का सोल्यूशन देता है, लेकिन अरब और पैलेस्टीन इस 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये कोर इश्यूज अराइज होते हैं। तो अगर आप इस टाइमलाइन के जरिए ये बता सकते हो तो आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं, बट कहानी हो जाएगी बयां। उसके बाद आपको कमेंट करने के लिए कहा है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सिर्फ ये कारण नहीं है, प्रेजेंट सिनेरियो के कारण प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स से एसोसिएटेड भी है, एंड दैट विल कंप्लीट योर आंसर, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन, अगेन अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव इंक्लूडेड इन द टेस्ट सीरीज, कि आर्ट एंड कल्चर में मेसोलिथिक आर्ट जो है वो एक अंडररेटेड जेम है। जब आपसे भक्ति सूफी मूवमेंट, मेसोलिथिक आर्ट, पेंटिंग्स,
रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, कुछ भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, आपके दिमाग में एकदम से बल्ब जलना चाहिए कि मुझे ये मैप बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मैं डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकता हूं चीजों का। तो अब ये मैप आप आंसर शुरू होते ही नहीं बनाओगे। हमेशा जब भी मैप बनाना होता है आंसर में, पहले इंट्रो लिख दो और पोस्ट इंट्रो में मैप बनाओ। सेम इज फॉर फ्लो चार्ट एज वेल। फ्लो चार्ट वाला जो सिस्टम है वो प्री कंक्लूजन या पोस्ट इंट्रो में रखो। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। पोस्ट इंट्रोडक्शन, प्री कंक्लूजन। ना तो कंक्लूजन में मैप बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, ना इंट्रोडक्शन में मैप बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे। ठीक है। सेम वैल्यू एडिशन के लिए आप और क्या चीज कर सकते हो, जैसे यहां पे मैंने क्या किया, बेसिकली मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स पूछी। अब उसने मुझसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा नहीं था, ये भी देख लो। अब मैं एक एक करके लिख सकता था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पर मैंने मैप में दिखा दिया और नीचे फिगर लिख दिया मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स। मेरा काम यहां कंप्लीट, तो मेरा काम यहां पे भी कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार की चीजें हम अपने कोर्सेज में भी डिस्कस करते हैं, और आप एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए हम YouTube पे कंटेंट लाते जा रहे हैं। मंडे से लेके थर्सडे तक लाइव आंसर राइटिंग मेंस अ डे 2 बजे दोपहर को आप हमारे साथ YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।